हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 आर एनवायरनमेंट का लेसन। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो हमारे चैप्टर का नाम है आर एनवायरनमेंट, राइट। अब इसका मतलब क्या है, हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें कैसे हेल्प करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्या बोल रहे हैं कि हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखते हैं। कुछ सिमिलर होते हैं, सिमिलर का मतलब सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। कुछ डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये कैसे होते हैं? डिपेंडिंग उनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, मतलब वो कहाँ पर है, राइट। डेजर्ट प्लांट्स है या फिर वाटर प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है या फिर लैंड पर है, उन पे डिपेंड करता है। उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, हॉट वेदर में है, कोल्ड वेदर में, उन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. They interact with one another and also with the non-living surroundings in which they live. अब इसका मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हम हैं जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। ये लोग क्या है? आइसोलेशन में नहीं रहते। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? आइसोलेशन का मतलब कि बंद बंद, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 1 महीने के लिए घर में बंद कर दिया जाए, ना कोई है घर पे, सिर्फ आप हो अकेले, कोई नहीं है, आपको लॉक कर दिया जाए, तो आप क्या ऐसे रह पाओगे? नहीं। आपको थोड़ा लगेगा ना कि मुझे बाहर जाना है, मुझे दोस्तों से बात करनी है, मुझे लोगों से मिलना है, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आइसोलेशन का मतलब बंद बंद, बिल्कुल अपने में नहीं रह सकते। हमें क्या है? लोगों से इंटरैक्ट करना है, बातें करनी है। अब ये सिर्फ हम लिविंग के साथ नहीं करते, हम नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं। जितने भी नॉन लिविंग चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जो सन है, वो हमें हीट देता है, हम उसे यूज करते हैं हर दिन, राइट। देन वाटर है, वाटर ड्रिंक करते हैं, तो हम नॉन लिविंग के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। हम क्या इन सब चीजों के बिना रह सकते हैं? क्या पानी पिए बिना आप रह सकते हो? नहीं। तो लिविंग के साथ नहीं, आप नॉन लिविंग के साथ भी इंटरैक्ट करते हो। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद में रह के जी सकते हो। यू वांट कि लिविंग भी हो, नॉन लिविंग भी हो, तभी क्या है, आपकी लाइफ चल सकती है, राइट। तो हम लोग आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं रह सकते, हमें लिविंग भी चाहिए, नॉन लिविंग भी चाहिए। As a result, both plants and animals get adapted to their surroundings. And इसी फीचर के वजह से, इसी के वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, वो क्या है, अपने सराउंडिंग से अडेप्ट हो पा रहे हैं। अडेप्ट का मतलब हम रह पा रहे हैं, हम कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, हमें पता है कि हम इस जगह रह सकते हैं, राइट। हम इस जगह रहने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छे से जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। We find that there are 2 types of objects in our surroundings. अब हमारे सराउंडिंग में क्या है? 2 types of objects है। Plants and animals including human beings form the living components. अब हम क्या बोलते हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स को क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम एनिमल्स में ही किसको इंक्लूड कर लेते हैं? ह्यूमन बींग्स को। अब खुद को एनिमल्स मत समझना, आप सबको पता होगा, हम जो बचपन से बोलते आ रहे हैं कि हमारा ओरिजिन क्या है, मंकी से हुआ है, राइट। एंड हम सब की मतलब वैसे फीचर नहीं, बट हम भी जैसे प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, वो सारे फीचर्स मिलाकर। एंड बिकॉज ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन क्या है, एनिमल से ही हुआ है, तो हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि प्लांट्स एक है, एनिमल्स एक है। एंड एनिमल्स में ही क्या आते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग भी आ जाते हैं। तो खुद को एनिमल्स मत समझना, बट हम पर्सपेक्टिव इस वे से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों से क्या बनता है, हमारा लिविंग कंपोनेंट बनता है। ठीक है, क्या क्या है हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग कंपोनेंट्स? प्लांट्स है एंड एनिमल्स है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड हम इन्हें क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। Air, water, soil, light, temperature, etc. are non-living and are also called abiotic components. अब जितने भी ये एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे वाले components हैं, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। एंड इन्हें क्या कहते हैं हम? एबायोटिक components. ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक components taken together constitute our environment. तो जो हमारा पूरा environment है वो किस में है? अगर मैं ऐसे लिखूं तो जो हमारा जो पूरा environment है
वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट का नाम है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे पार्ट का नाम है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आता है? लिविंग थिंग्स। एबायोटिक के अंदर क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। या आप ये भी बोल सकते हो इनका दूसरा नाम है, लिविंग का ही दूसरा नाम क्या है? बायोटिक। नॉन लिविंग का दूसरा नाम है एबायोटिक। ठीक है, अब लिविंग के एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। लिविंग के एग्जाम्पल्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग के एग्जाम्पल्स क्या है? एयर हो गया, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये सब। तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो ट्राई करो कि आप मेरे साथ ही उस चैप्टर को लर्न कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है या पूरा सेंटेंस रट लो, नहीं। आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। आपसे अगर छोटी छोटी चीजें किसी ने पूछी कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स है, या फिर बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, ये सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी तो आप मन में आंसर दो। फॉर एग्जाम्पल वीडियो को पॉज करके खुद से पूछो, अभी मैंने क्या सीखा इतने पैराग्राफ में कि एनवायरनमेंट किस में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक का दूसरा नाम लिविंग, एबायोटिक का नॉन लिविंग। लिविंग में क्या आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग में क्या आते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये सब। तो ऐसे आपको रिवाइज करना है। ये बात समझ में आ रही है? वीडियो पॉज करके या जब मैं बोल रही हूँ तो ही मेरे साथ साथ बोलो, ताकि आपका लेसन या आपकी जो ये जो चैप्टर है वो हैंड टू हैंड हो जाए, आपको बाद में लेके बैठने की नीड ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट पे। तो बायोटिक का अभी मैंने आपको बोला, बायोटिक को और क्या बोलते हैं हम? लिविंग एनवायरनमेंट। तो इसमें हम कौन से दो कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे? एक प्लांट्स के बारे में, एक एनिमल्स के बारे में, एंड उसमें ह्यूमंस तो है ही, राइट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फ्रॉम द बायोटिक एनवायरनमेंट। तो क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस क्या बना रहे हैं? हमारा बायोटिक एनवायरनमेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स वन बाय वन। तो एक एक करके देखते हैं हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात आती है प्लांट्स की, एंड ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है। तो प्लांट्स के बारे में देखते हैं। प्लांट्स कौन है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। एक सेकेंड, प्लांट्स कौन है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। All green plants have the coloring matter called chlorophyll. The chlorophyll which is present in the leaves absorbs energy from the sunlight. तो क्या बोल रहे हैं वो कि जैसे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, वैसे ही प्लांट्स को भी फूड चाहिए। ठीक है, लाइक हमें फूड चाहिए, एनिमल्स को फूड चाहिए, वैसे ही क्या है? प्लांट्स को भी फूड चाहिए। All green plants have the coloring matter called chlorophyll. अब सारे ही ग्रीन प्लांट्स में एक कलरिंग मैटर होता है। अगर आपने प्लांट्स की लीफ देखी होगी तो वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। वो ग्रीन कलर इसीलिए होता है बिकॉज उस लीफ के अंदर क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि सारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, वही उनका ग्रीन कलर देता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स है सबके अंदर क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स अब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है? फंक्शन है क्लोरोफिल का। आपसे एग्जाम में 1 मार्क में पूछ सकते हैं, क्लोरोफिल का फंक्शन लिखो। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? कि ये सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है या सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। आप कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है उसका काम क्या है? कि सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लो। अब ये एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों करता है? क्योंकि ये एनर्जी यूज होती है फूड बनाने में। नेक्स्ट लाइन देखो, दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। तो ये जो एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर रहा है या ट्रैप कर रहा है, वो एनर्जी कहाँ बनाने में यूज हो रही है? फूड बनाने में। फॉर दिस का मतलब फूड बनाने के लिए प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब फूड बनाने के लिए सिर्फ उन्हें ये एनर्जी नहीं चाहिए, उन्हें और भी चीजें चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? वो एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से। मिनरल्स कहाँ से लेंगे? सॉइल से। ठीक है,
दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड ये पूरे प्रोसेस से जिससे फूड बन रहा है उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस प्रोसेस। अब इस इक्वेशन से हम समझेंगे, तो ध्यान से देखो, अभी मेरे साथ इसको याद कर लेना है। तो ये जो एरो है ना, इस एरो के जो लेफ्ट साइड, अभी मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है, तो इस लाइन के जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड है, ये सारी चीजें क्या है, प्लांट्स यूज कर रहा है, ठीक है, फूड बनाने के लिए। एंड इन सबको यूज करके ये जो बन रहा है राइट साइड वाली दो चीजें, ये उसका फूड है प्लांट्स का या तो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनको ये बोलते हैं हम। तो ये सब यूज करके प्लांट्स ने क्या बनाया, वो है राइट साइड में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले प्लांट्स क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स। अब इधर वाटर लिख रखा है, आप इधर वाटर एंड मिनरल्स भी लिख सकते हो। एंड क्या क्या यूज करते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड उससे बनता क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट आया ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसको याद करते हैं, तो आपको समझ के चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। उसके बाद वो क्या यूज करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेंगे, सॉइल में से लेंगे। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये आपको तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि सनलाइट, जैसे ही आपको सनलाइट माइंड में आ जाए तो आपको ये तुरंत आ जाना चाहिए कि सनलाइट आएगी कहाँ से, सनलाइट लेके कौन आ रहा है, क्लोरोफिल ही तो लेके आ रहा है ना भैया। क्लोरोफिल ही तो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। तो जैसे ही सनलाइट ऊपर आएगी वैसे ही नीचे क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल ने ही तो सनलाइट को ट्रैप किया। एंड जैसे ये 4 चीजें हमने यूज करी, हमें यहाँ पे 2 चीजें एज प्रोडक्ट या एज फूड मिलना चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले ग्लूकोज, जिसका अदर नेम कार्बोहाइड्रेट भी होता है। एंड सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन, या फिर उसे हम ये ऑक्सीजन रिलीज करता है वो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद करना है। ये इक्वेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्लांट्स का ये पूरा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है 6 मार्क में, तो आपको ये पूरा समझा के इक्वेशन बना के सब कुछ लिखना है। 3 या 4 मार्क में आया तो भी आपसे इक्वेशन पूछ सकता है, छोटी छोटी चीजों की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्पेशली इक्वेशन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाती है। The green plants which prepare their own food are called producers or autotrophs. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर्स, या उनका अदर नेम क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। एंड इधर ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब क्या है, फूड। तो सेल्फ का मतलब खुद, तो खुद अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। एंड या फिर आप उन्हें प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही तो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। इतना टॉपिक आई होप सबको क्लियर है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आप लोग को ट्राई किया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स के पास या फिर कंज्यूमर्स। तो हमने प्लांट्स के लिए अभी कौन सा वर्ड यूज किया था, आप लोग बताएंगे मुझे। सोचो अभी कौन सा वर्ड यूज किया, हमने प्लांट्स को क्या बोला, प्रोड्यूसर्स बोला, राइट। अब एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर्स बोलेंगे। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स है कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ। ये देखो, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब एनिमल्स जो हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। They have to depend on plants for their food. हम किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, कि प्लांट्स भैया आप खाना बनाओ तो हम खाएंगे। तो हम क्या है, डिपेंड करते हैं, हम खुद नहीं बनाते। तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या है, जो कंज्यूम करता है, जो खाता है। प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए बोला गया बिकॉज उसने प्रोड्यूस किया, उसने बनाया। एंड हम क्या है, हम बना नहीं रहे, हम खा रहे हैं, इसलिए हमें कंज्यूमर बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स, अदर नेम इज हेट्रोट्रॉफ। तो प्लांट के लिए ऑटोट्रॉफ्स, एनिमल्स के लिए हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रो का मतलब क्या है, अदर, ट्रॉफ का मतलब क्या है, फूड। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यहाँ बोला क्या जा रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं
वो सारे क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली। अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे डायरेक्टली और कैसे इनडायरेक्टली। Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. They are called primary consumers or herbivores. तो मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, फिर हम इसे रीड करेंगे बिकॉज ऐसे आप लोग को समझ नहीं आएगा। अरे हाँ, देखो हमारे पास है 3 कैटेगरी, ठीक है। हमारे पास एक कैटेगरी है हर्बीवोर्स, एक कैटेगरी है, या फिर यहाँ पे पिक्चर में भी लिखा हुआ है, इधर से ही समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। एक कैटेगरी है हमारे पास हर्बीवोर्स, एक कैटेगरी है कार्निवोर्स एंड एक कैटेगरी है ओमनीवोर्स। हर्बीवोर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ग्रास को खा लिया, राइट, हे खा लिया, स्ट्रॉ खा लिया, ये सब डायरेक्ट प्लांट प्रोड्यूस। कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर को खाते हैं। अब कार्निवोर, लेट्स से टाइगर ने एक डियर को खाया, ठीक है। अब ये डियर कौन है, एक हर्बीवोर है। तो कार्निवोर, टाइगर तो कार्निवोर है, बट उसने जिसको खाया वो तो हर्बीवोर था। अब इस डियर के अंदर क्या था, प्लांट प्रोडक्ट ही तो था ना। तो जब वो टाइगर डियर को खा रहा है तो क्या वो इनडायरेक्टली एक प्लांट प्रोडक्ट को नहीं खा रहा, बिकॉज डियर ने तो प्लांट प्रोडक्ट को ही खाया था ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये जो डियर है उसने तो डायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट को खाया, बट इस टाइगर ने इनडायरेक्टली खाया, ये समझाना चाहते हैं हमें। बात समझ आ रही है? डियर ने सीधा सीधा जाके ग्रास खा लिया, टाइगर ने डियर को खाया, बट डियर ने तो ग्रास ही खा रखी थी ना भैया। तो डियर ने टाइगर ने क्या खाया, प्लांट प्रोडक्ट खाया, बट इनडायरेक्टली खाया क्योंकि उसने डियर को खाया, डायरेक्टली ग्रास को नहीं खाया। ये बात समझ आई सबको? ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं हम कि ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स है, जैसे कैटल, कैटल का मतलब काउ, काउ हो गया, गोट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि ग्रास को खा लिया, फॉडर को खा लिया, ये सब। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इनका नेम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड इनका अदर नेम क्या है, हर्बीवोर्स। अब जो एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर या लायन, ये किस पे फीड होते हैं, ये इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। इसीलिए इन अदर वर्ड्स दे हंट एंड ईट कैटल, गोट एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, हंट करते हैं या खाते हैं किनको, कैटल गोट को, मतलब बेसिकली हर्बीवोर्स को। इसलिए ये जो कंज्यूमर्स हैं वो प्लांट्स पर इनडायरेक्टली होते हैं फीड, एंड इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोर्स। एक बार मेरे साथ ये वाला लाइन वापस रीड करेंगे। एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स, in other words they hunt and eat cattle, goat etc. Such consumers which feed on plants indirectly are called secondary consumers or carnivores. तो ये क्या कर रहे हैं, हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर्स, एंड ये इनडायरेक्टली फीड करते हैं प्लांट्स पर। There are some animals which feed on both producers as well as primary products. अब ये क्या है, ये हर्बीवोर को भी खा रहे हैं एंड क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी, हर्बीवोर को भी खा रहे हैं एंड कंज्यूमर एंड कार्निवोर्स को भी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। ये बोथ प्रोड्यूसर्स को भी खा रहे हैं एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। Animals like bears, pigs etc. are omnivores. We human beings are also omnivores. तो जैसे बेयर हो गया, पिग हो गया, ये क्या है, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए इन्हें ओमनीवोर्स बोलते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी क्यों ओमनीवोर्स है, बिकॉज हम में से कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, राइट। वेजिटेरियन वाले प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, बट नॉन वेजिटेरियन वाले दोनों खाते हैं, प्लांट भी एंड एनिमल प्रोडक्ट भी, राइट। तो इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग्स भी दोनों हैं, तो हमें ओमनीवोर्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगेन मैं छोटा सा जिस्ट आपको दे देती हूँ कि प्लांट्स पर तो सब फीड करते हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। अब जैसे कि हमारे हर्बीवोर्स हैं, वो डायरेक्टली जाके ग्रास और फॉडर खा रहे हैं, जैसे कि कैटल या गोट, इसीलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स कहते हैं, एंड ये डायरेक्टली फीड कर रहे हैं प्लांट्स पर। दूसरा कैटेगरी है हमारा, जैसे कि टाइगर और लायन, वो क्या कर रहा है, वो इन हर्बीवोर मतलब कि कैटल और गोट को खा रहे हैं। अब कैटल और गोट के अंदर भी तो प्लांट प्रोडक्ट ही गया है,
तो इन लोगों ने क्या किया, इनडायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट खाया, बट इन्होंने कंज्यूम किया कैटल और गोट को, तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर्स कहते हैं। तीसरा कैटेगरी है जो दोनों को कंज्यूम करता है, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, जो हर्बीवोर्स को भी कंज्यूम करता है, तो इसीलिए इन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं, बिकॉज ये दोनों खाते हैं। इज दिस मच क्लियर? आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। अब जो थर्ड चीज पढ़ेंगे वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर डीकम्पोजर्स। ये टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स है, एंड कंज्यूमर्स कौन है? एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अब समझ आनी चाहिए। There are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. They are called decomposers. Decomposers कौन होते हैं, ये उनकी डेफिनेशन है। Decomposers वो है जो डेड एंड डीकेइंग मैटर से अपना फूड निकालते हैं, मतलब जो मर गया है उसको वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, decomposers break down the dead and decaying plants and animals into minerals. These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants. This process is called recycling of minerals. Very very important. Decomposers का काम क्या है, जैसे कि कुछ भी आपका डेड हो गया है, कोई डेड एनिमल है, वो आपके जमीन पे है, तो जो डीकम्पोजर्स होंगे वो जाएंगे उस पे फीड कर, पहले तो अपना खाना खाएंगे जितना वो खा सकते हैं, अदरवाइज उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसको अच्छे से ब्रेक कर देंगे, एंड जो फिर थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं, वो ब्रेक कर दिया तो है कहाँ पर, जमीन पर है, तो वापस जाके सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, एंड जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो सॉइल में क्या है, मिनरल्स आ गए। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीसाइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। अब इसका मैं आपको ऊपर से लिंक करवाती हूँ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिल्कुल कि कुछ प्लांट्स का एक फंक्शन, आपको याद आ रहा है धीरे धीरे, प्लांट्स के एक फंक्शन में पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, जब हमने वो इक्वेशन सीखी थी कि प्लांट्स फूड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, मिनरल्स यूज करते हैं। वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं, सॉइल से आते हैं। तो क्या ये प्रोसेस वहां से लिंक हो गया? प्लांट्स ने जब फूड बनाया तो मिनरल को यूज किया, फूड बनाने के लिए फूड बनाने के बाद हर्बीवोर ने वो फूड खाया, फिर कार्निवोर ने हर्बीवोर को खा लिया, ऐसे ऐसे करके ओमनीवोर्स ने दोनों को खा लिया, जो डेड हो गया वो आपकी जमीन में आ गया, एंड उसके बाद डीकम्पोजर्स ने उस पर रिएक्ट किया एंड वो मिनरल्स क्या किए, सॉइल में आपके ब्रेक डाउन कर दिए, एंड वो मिनरल्स मिक्सअप हो गए, अब वापस सॉइल में मिनरल आ गया। तो इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कहते हैं। वापस आ गया ना सॉइल में मिनरल, वो घूम के, अब वो मिनरल वापस यूज हो जाएगा प्लांट्स के पास, राइट, प्लांट्स उसे वापस यूज कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। क्लियर है, समझ में आया कि मिनरल्स कैसे रिसाइकल हुए? फंगाई एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन डीकम्पोजिशन। अब दो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, एक है फंगाई और एक है बैक्टीरिया, ये करते हैं ये डीकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस। They are so small that they cannot be seen with naked eyes. They are also called microorganisms. इन्हें क्या बोलते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड ये बहुत छोटे होते हैं, वो हमें नेकेड आइज से, नेकेड आइज का मतलब जो हमारी खुद की आंखें हैं उनसे नहीं दिख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की नीड होगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटे, आपको याद रखना है डीकम्पोजर्स का क्या काम है। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को। डीकम्पोजर्स होते कौन है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से निकालते हैं। इनका एक फंक्शन क्या है कि ये रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स में हेल्प करते हैं। इनका अदर नेम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या है, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो आप देख रहे हो मैंने आपको एक टॉपिक में से इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए, ऐसे ही आपको पढ़ना है। जब आप टॉपिक पढ़ो तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन खुद से पूछना है कि मुझे सब याद हो गया, मुझे सब समझ में आ गया, लाइक दिस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक जैकल्स, क्रोज, वल्चर्स एंड काइट्स कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स एंड बर्ड्स, कौन कौन से एनिमल्स एंड बर्ड्स है, जैकल हो गया, क्रो हो गया, वल्चर हो गया, काइट हो गया, ये सब क्या करते हैं, डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं। एंड इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। इनका नाम क्या है, स्केवेंजर्स। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, एंड ये प्रोसेस एनवायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करता है। आप सोच के देखो, कुछ जमीन में डेड है
तो उससे स्मेल होती है, गंदा होता है, राइट। ये ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो ज़मीन साफ हो गई, तो इसीलिए एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। आगे पढ़ते हैं ये डू यू नो का बॉक्स। इफ डेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डीकम्पोज देयर नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज सो ट्रू। अगर डेड को हमने डिकम्पोज नहीं किया तो वही बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो स्पेस ही नहीं बचेगा ना, हर जगह डेड ही पड़े होंगे। बात समझ आ रही है। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिसीजेस। अब सारे बैक्टीरिया भी अच्छे नहीं होते हैं। बैक्टीरिया एयर वाटर एंड सॉइल में अगर प्रेजेंट है तो वो डिजीजेस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। A zoo feeder wants to segregate the animals listed below into 3 groups on the basis of the types of food they eat. तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स आपके लिए लिखे हुए हैं, आपको इन्हें 3 कैटेगरी में डालना है। हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है। अब मैंने आपको इतना सारा पढ़ा दिया है, आप लोग को ये करना आना चाहिए, बट इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी जब मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगी। ठीक है, उसमें इसका आंसर होगा। अभी के लिए आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे पता कैसे चलेगा कि आपको कितना आया है। स्टिल मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जो सिंपल वाला ही करूंगी मैं, ताकि डिफिकल्ट वाला आप ही सोचो। जैसे डियर कहाँ आएगा, हर्बीवोर में। मैं रैंडमली कोई भी लिख रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। लायन कहाँ आएगा, कार्निवोर में। एंड बियर कहाँ आएगा, हर्बीवोर, ओमनीवोर्स में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ने सबसे इजी वाला कर दिया। यस, मैं बता के कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग सबसे डिफिकल्ट वाले या जो आपको थोड़े नहीं पता वो खुद से ट्राई करो। आंसर्स आ जाएंगे जब एक्सरसाइज वीडियो आएगी, उसमें जो बीच वाले एक्टिविटी के आंसर्स है वो भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेक सम पीसेज ऑफ अ न्यूज़पेपर, अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ यूज्ड प्लास्टिक बैग। क्या क्या लेना है, एक न्यूज़पेपर, एक क्लॉथ और एक प्लास्टिक बैग। बरी दीज इन द सॉइल, इनको सबको सॉइल के अंदर डाल दो। आफ्टर 1 month डिग अप द सॉइल एंड चेक अप फॉर द 3 things। डिग करो मतलब सॉइल को थोड़ा खोदो एंड वो बाकी सारे तीनों चीजों को निकाल लो। What do you observe? The plastic bag shows no change and it is in the same condition as when it was buried. Paper and cloth have changed and are partially decomposed. Why has this difference in these materials occurred? This is due to the difference in the action of decomposers on them. अब यहाँ इस एक्टिविटी से आपको वो 2 चीजें सिखाना चाहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में 2 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। अब जैसे प्लास्टिक बैग है, वो क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसीलिए वो डिकम्पोज नहीं हुआ, उसका सेम कंडीशन रहा 1 महीने बाद भी। बट पेपर एंड क्लॉथ क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए वो थोड़े थोड़े डिकम्पोज हो गए। अगर और ज्यादा टाइम के लिए रखते तो वो शायद पूरे हो जाते। ठीक है, तो ये हम इस एक्टिविटी से सीख रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं डिटेल में। We observe that paper and cloth are biodegradable materials. जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डिग्रेडेबल का मतलब डिकम्पोजेबल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजेबल। बेसिकली इसका मतलब है कि जो मटीरियल्स डिकम्पोज हो सकते हैं। डेफिनेशन ये रही, दीज आर द मटीरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने ऊपर पढ़ा ही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं, इन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। दूसरे कौन से होते हैं, लाइक प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहीं दूसरी तरफ पे क्या है, प्लास्टिक है, जिसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, एंड ये क्या है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरमेंट एडवर्सली, एंड इसीलिए प्लास्टिक और बाकी सारी ऐसी चीजें क्या है, एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है, बिकॉज इनको कितने भी दिन तक रख लो ये डिकम्पोज होंगे ही नहीं, ये जैसे के वैसे ही रहेंगे।
Their accumulation in the sewage system leads to blocking of drains in our city. ये सीवेज सिस्टम में ब्लॉकिंग कर देते हैं ड्रेन्स की, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स ऐड टू देयर पोल्यूशन. अब हम इन्हें जला भी नहीं सकते, भैया ब्रेक तो हो नहीं रहे, तो जला के देख सकते हैं, पर हम इन्हें जला भी नहीं सकते. वाई? बिकॉज इन्हें जलाने जाओगे तो बहुत सारा पोल्यूशन होगा, बहुत सारा धुआं होगा. We should therefore convince our friends and relatives not to use plastic bags. अब तो आपने बहुत सुना होगा, हमारी कंट्री में बहुत सारे कैंपेन्स भी चल रहे हैं कि प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं यूज़ करना है, स्पेशली प्लास्टिक बैग्स को. बिकॉज ये जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, ये आप एक बार यूज़ करते हो, जैसे सब्जी लाई यूज़ करा फेंक देते हो. ऐसे जो आप फेंक देते हो ना, वो सोचो इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे लोग उसको फेंक देते हैं, बट वो डिकम्पोज तो होती नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहती है. तो कितना पोल्यूशन, कितना एनवायरनमेंट को गंदा कर रही है, स्मेल होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. इसीलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमें प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं यूज़ करना है. ये देखो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ लिखी है, नो टू प्लास्टिक बैग्स. ठीक है, तो उसको ट्राई करो कि आप फॉलो करो, अपने फैमिली में फ्रेंड्स को सबको गाइड करो. ओके, आगे देखते हैं. In some cities, a twin bin system has been introduced for the welfare of environment. Twin bin system का मतलब 2 कलर के डस्टबिन्स होंगे, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का. Blue dustbins and green dustbins are placed in the localities. In the blue bins, non-biodegradable waste like plastic, aluminium foil, glass, battery, etc. are disposed of. And in the green bins, biodegradable waste, वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, क्लोथ, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा आर डिस्पोज्ड ऑफ. तो अब आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो 2 डस्टबिन लगाए हैं. ब्लू वाले में कौन सा डालना है आपको, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे हो गया प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास, बैटरी, ये सब. बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन से जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जैसे वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, क्लोथ, ये सब. तो आपको भी अपने घर पे ऐसे वेस्ट को सेग्रीगेट करना है. 2 डस्टबिन रखो ताकि वेस्ट को सेग्रीगेट करो एंड वेस्ट को उसी तरीके से डंप करो. क्लियर है? आगे देखते हैं. It is important for us to segregate biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environment-friendly way. तो यही बोल रहे हैं वो कि इन्हें सेग्रीगेट करो एंड इनको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करो ताकि उनका सही यूज हो सके. जो बायोडिग्रेडेबल वाले होंगे उनको वो डिकम्पोज करेंगे, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे उनको वो रीयूज या रिसाइकल ये सब करेंगे. एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट इकट्ठा हो रहा है या इन्वायरमेंट को डैमेज करना है, वो प्रॉब्लम को हमें कम करना है. द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन अ पिट डग इन द गार्डन which is then covered with soil and dry leaves. This waste in the pit is acted upon by microorganisms and gets converted into a useful compost. This compost can be used for growing healthy plants in fields and gardens. अब क्या बोल रहे हैं ये कि जितना भी आपका किचन वेस्ट निकल के आता है, राइट, आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी का छिलका हो गया, थोड़ा सब्जी बच गया, राइट, जितना भी आपका किचन वेस्ट है, बेसिकली छिलके होते हैं, राइट, ये सब जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा पिट मतलब गड्ढा, उसको डग करो अपने गार्डन में, या फिर गड्ढा का नहीं है तो कुछ ऐसा रखो, जैसे कोई बाल्टी हो गई या किसी भी चीज़ में आप ये सारे वेस्ट को क्या है डालो. अगर आप ऐसे बाल्टी वगैरह में ले रहे हो तो आप उसके अंदर आपको सॉइल डालना पड़ेगा, बट अगर आप सॉइल में ये गड्ढा कर रहे हो तो सॉइल डालने की तो ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ये वेस्ट डाल दो, थोड़े ड्राई लीव्स डालो उसके ऊपर एंड इस पिट को थोड़े दिन तक रखो. उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर रिएक्ट करेंगे एंड उसको क्या है, एक कॉम्पोस्ट क्या होता है, मैन्योर, ठीक है, वो बनाने में हेल्प करेंगे. एंड ये जो कॉम्पोस्ट है वो आप फिर जितने भी प्लांट्स आपके गार्डन में या किचन में कहीं पर भी अगर आपके घर में प्लांट्स लग रहे हैं, इस कॉम्पोस्ट को अगर आप डालोगे तो उससे क्या है, प्लांट्स और अच्छे से ग्रो करेंगे, बिकॉज वो हेल्दी है, किचन वेस्ट से बना है, तो बिल्कुल नेचुरल है, एक बिल्कुल आपका इको फ्रेंडली मैन्योर आपका रेडी होगा. तो इस तरीके से आप इन वेस्ट को यूज कर सकते हो रादर दैन वेस्ट को ऐसे फेंकना एंड उसको एनवायरनमेंट को डैमेज करना. क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, ट्राई करा करो कि आप अपने लाइफ में उन्हें यूज़ करो, तभी उसका कुछ वैल्यू एडिशन होगा, राइट. सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने लिए अपने लाइफ में करोगे,
आप उससे सीखोगे भी, आपको नई नई चीजें आएंगी, इवन आप टेक्स्ट बुक नॉलेज को एक प्रैक्टिकल नॉलेज में बदलोगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. In order to hasten the process of compost making, a variety of earthworms called redworms can be mixed with the kitchen waste. अब क्या बोल रहे हैं? Hasten का मतलब थोड़ा फास्ट करना है. अगर आपको इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना है कि भैया ये तो बहुत टाइम लगा रहा है ऐसे कंपोस्ट बनाने में, थोड़ा जल्दी बन जाए, आप क्या कर सकते हो? ये सब चीजों के साथ जो जो मैंने आपको बोला, क्या क्या बोला, किचन वेस्ट, सॉइल और ड्राई लीव्स, उन सब के साथ आप थोड़ा सा रेडवर्म भी, रेडवर्म क्या है? एक काइंड ऑफ अर्थवर्म है, रेडवर्म को भी अपने किचन वेस्ट के साथ मिक्स कर दो. रेडवर्म का काम क्या होता है? दे कन्वर्ट इट इनटू कॉम्पोस्ट वेरी फास्ट. ये कॉम्पोस्ट बनाने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कॉम्पोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स एंड यूजुअली रेडवर्म्स, व्हाइट वर्म्स एंड अदर अर्थवर्म्स इज नोन एज वर्मी कॉम्पोस्टिंग. एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कॉम्पोस्टिंग. वर्मी कॉम्पोस्ट इज एन एक्सेलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर. तो अगर आप कंपोस्ट बना रहे हो वर्म्स को यूज करके, चाहे रेड वर्म हो, व्हाइट वर्म हो या फिर और भी कोई अर्थवर्म हो, तो उस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं. एंड ये वर्मी कंपोस्टिंग से आपका एक बहुत अच्छा मैन्योर रेडी होता है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट रिच है, सॉइल कंडीशनर है. अगर आप इसको अपने प्लांट्स में डालोगे तो प्लांट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे ग्रो करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3. List the items or things you throw away as a waste in the dustbin. Don't you think some of them can be recycled, reused or composted? Try to categorize the items in your list into 3 columns under their appropriate heading. You may find it interesting to note that the names of some of the items can be put in more than one column. तो ये एक्टिविटी भी आप लोग ट्राई करोगे. फॉर एग्जाम्पल पहले तो एक लिस्ट बनाओ बैठ के पेपर पे कि क्या क्या आइटम्स आप थ्रो करते हो. जैसे पेपर हो गया, वेस्ट पेपर, किचन वेस्ट, देन और क्या थ्रो करते हो आप? प्लास्टिक बॉटल्स, राइट, जैसे कोई शैम्पू वगैरह की बॉटल खाली हो गई. ऐसे आप अपना लिस्ट एक रेडी करो कि आप क्या क्या थ्रो करते हो. फिर उनको सोचो बैठ के, क्या वो रिसाइकल हो सकते हैं, क्या वो रीयूज हो सकते हैं, क्या वो कॉम्पोस्ट. जैसे किचन वेस्ट कहाँ आएगा? कॉम्पोस्टिंग में, राइट. रीयूज का मतलब जैसे कि आपकी शहद की बोतल है, ठीक है, आपने शहद यूज कर लिया. अब उस बोतल को, कांच की बोतल आती है, प्लास्टिक की भी आती होगी, डिफरेंट ब्रांड्स की है, बट वॉट एवर, अगर आपने उस शहद को यूज कर लिया, आप कुछ लोग तो उसको फेंक देंगे, कुछ क्या करेंगे उसमें कोई और चीज स्टोर कर लेंगे, राइट. आपने अपने घर में देखा होगा ना, मम्मी कुछ मसाले वसाले स्टोर कर देती है. तो ये क्या हो गया? रीयूज कर लिया आपने बॉटल को. रिसाइकल भी कर सकते हो, जैसे पेपर रिसाइकल होता है. यूज पेपर को आप जब रद्दी वाले को देते हो तो वो क्या करता है? उसे रिसाइकल. तो ऐसे बैठ के सोचो अपने मन में कि आप कौन कौन से आइटम्स को कहाँ कहाँ डाल सकते हो. कुछ कुछ आइटम 2-2 जगह, 3-3 जगह भी आ सकती है. तो ये एक्टिविटी भी आप लोग करेंगे एज होमवर्क, एंड इसके आंसर मैं एक्सरसाइज वीडियो के साथ डाल दूंगी. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. पहले खुद से ट्राई करो. अब आते हैं हम एबायोटिक एनवायरमेंट. Abiotic components include physical conditions and non-living materials that affect the growth, maintenance and reproduction of living components and can interact with each other. Water, air, light, temperature, soil, etc. are examples of non-living और abiotic environment. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. abiotic को non-living भी कहते हैं. उसके examples क्या हैं, राइट. abiotic जो components है ना, वो physical conditions या फिर non-living materials, इन सबको अफेक्ट करते हैं. कैसे? ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिप्रोडक्शन में. वो अब अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में. These non-living components form the physical और abiotic environment in nature. Let us study. देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं वाटर की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. Water is essential for the survival and growth of all living organisms. It is needed and used for drinking, bathing, cooking, etc. तो वाटर क्या है? सब चीजों के लिए यूज होता है. ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, हर चीज के लिए. एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. क्या हम रह सकते हैं पानी के बिना? बिल्कुल नहीं. पानी बेसिक नेसेसिटी है हमारी. इट इज यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स उगाने के लिए भी, उनको पानी देने के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी हमें वाटर चाहिए. Humans and other animals need water for different activities of their life.
ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। तो इसमें आप अपना खुद एक लिस्ट बना सकते हो किन किन चीजों के लिए आप वाटर यूज करते हो, लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। आप खुद सोच के अपना एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं। अब आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। ये भी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड एंड देन यूज्ड लेटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब बारिश हो रही है तो वाटर को कलेक्ट कर लो। अब ये ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के नीचे, कहीं पर भी आप कलेक्ट कर सकते हो। दिस हैपेंस naturally in open rural areas. However, in congested metropolitan cities, we need to create a method to capture the rainwater. अब रूरल एरियाज में तो ना लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे होते हैं, उसमें पानी ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है। बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इन सब में बहुत कंजेस्टेड है। आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, इतना लैंड नहीं है, सब बहुत कंजेस्टेड वे है। इसमें अब आप पानी को कैसे कलेक्ट करोगे? तो इसलिए इधर हम बनाते हैं रूफ टॉप, जो रेन वाटर को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द सच मेथड्स। हियर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफटॉप, छत के ऊपर, terrace of houses through pipes. This water can be transferred to tanks, pits or small wells. Since the water is very likely to get impure, it should be used for household purposes only after filtration and purification. तो आप घर की जो छत के ऊपर है उसमें आप रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हो। पाइप्स की हेल्प से वाटर ट्रांसफर हो जाएगा, बट क्या है, ये डायरेक्ट बारिश का पानी है तो ये इम्प्योर होगा, गंदगी तो होगी उसके अंदर। तो पहले उस पानी को यूज करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको फिल्टर करो या प्योरीफाई करो, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड रेज द सबसॉइल वाटर लेवल। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा पानी की कमी होती है, तो अगर हम वाटर को ऐसे स्टोर करेंगे तो वो पानी की कमी क्या है, मीट करने में हेल्प करेगा। ग्रीनरी का मतलब क्या है, प्लांट्स उगाना, थोड़ा फ्लरिशिंग, आपके ट्रीज, प्लांट्स, आप कुछ कर सकते हो उस पानी के साथ। तो आपका जो अर्बन एरिया है वो थोड़ा और ज्यादा ग्रीनरी क्रिएट होगा, लश क्रिएट होगा, एंड आपका जो बेसिक नेसेसिटी है पानी का वो भी पूरा हो जाएगा उससे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। If rainwater is not collected, it flows down to the river situated far away through the drains and is thus not available for immediate use. अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करते तो उसका क्या होता है, वो ऐसी बहता रहता है सड़कों पर, रोड पर या रिवर्स के थ्रू ड्रेन में चले जाता है एंड वो हमारे यूज में नहीं आता, वो वेस्ट हो जाता है पानी। The rainwater that falls on the roads or concrete areas goes into the drain. And कुछ पानी कहाँ चले जाता है, ड्रेन में चले जाता है। The rainwater that falls on the untreated ground seeps into the ground, recharging the groundwater. And कहीं कहीं पे आपने देखा होगा जो ग्राउंड है वो खुदा हुआ होता है, मतलब अच्छे से प्लास्टर नहीं होता है, आपका जो ग्राउंड है वो अनट्रीटेड, मतलब बेकार सा होता है। उसके अंदर अगर पानी गिरता है तो पानी क्या है, सीप हो जाता है, मतलब पानी को वो सोख लेता है एंड वो अंदर चले जाता है। रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, मतलब उससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो वो अच्छी चीज है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर। हमें डिफरेंट टेक्निक सोचनी चाहिए ताकि हम रेन वाटर को कलेक्ट करें, बिकॉज वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सोचना चाहिए कि इसको कैसे बचा के रखें। एक्टिविटी 4 देखते हैं। थिंक ऑफ सम इनोवेटिव वेज बाय विच यूज ऑफ वाटर एंड इट्स वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड एट स्कूल एंड एट होम। Interact with your friends, neighbors and family members. Make a poster on harvest water to harness life. तो ये आप खुद कर सकते हैं, लोगों को बताओ कि वाटर को सेव करना है, इवन खुद प्रैक्टिस करो कि वाटर का अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अबाउट एयर। We know that all living organisms need air for survival. Air तो हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए। Air is a mixture of several gases. ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। ये सारी गैसेस एयर के अंदर प्रेजेंट है।
प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन हमें किसके लिए चाहिए? रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन नहीं है तो हम सब मर जाएंगे, राइट। Plants consume carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen back into the atmosphere. Very very important. Plants क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। हमने ऊपर इक्वेशन में सीखा था, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था एंड रिलीज क्या किया था? ऑक्सीजन किया था एटमॉस्फेयर में। Besides oxygen, nitrogen and carbon dioxide, small amounts of other gases, very many bacteria and viruses and dust are also present in air. तो ये सब भी एयर में प्रेजेंट होता है। Clean air is essential for our health as it provides the oxygen that is necessary to sustain life. Clean air होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें एट द एंड क्या चाहिए? एयर से ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अबाउट लाइट। Natural light is provided to us by the sun during the day and by the moon during the night. तो सन हमें एंड मून हमें क्या करता है? डे एंड नाइट में नेचुरल लाइट प्रोवाइड करता है। द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट सन्स लाइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मून की खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ सन के पास है अपनी खुद की लाइट, इसीलिए सन को क्या बोलते हैं? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, बिकॉज इसी के पास है अपनी खुद की ओन लाइट। ठीक है, दिस नेचुरल लाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो एंड टू प्रिपेयर देयर फूड। अब हमने ऊपर ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए एंड वो कौन ट्रैप करता है? याद होना चाहिए अभी तक, क्लोरोफिल। तो जितने भी बच्चों ने आंसर दिया उनके लिए गुड, अदरवाइज याद करो, हैंड टू हैंड याद करो। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज। पेनिट्रेट्स का मतलब अंदर जाना, फॉरेस्ट के अंदर जाती है, वाटर बॉडीज के अंदर जाती है। aquatic plants use sunlight for photosynthesis just like other plants. तो aquatic plants मतलब जो plants पानी के अंदर है वो भी sunlight को use करते हैं। However, the amount of light reaching these plants decreases with an increase in the depth of water. इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा गहरा पानी होगा उतनी कम सनलाइट पहुंचेगी, जितना ज़्यादा डेप्थ ज़्यादा होगा उतनी कम सनलाइट जाने वाली है। ठीक है, दैट इज वाई वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन डीप वाटर्स। इसलिए डीप वाटर में बहुत कम प्लांट्स होते हैं, बिकॉज सनलाइट बहुत कम जा पाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज। हैव यू सीन अ प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी? Its flowers bloom out at sunrise, that is morning, and close down after sunset. तो morning glory जो plant है उसका फूल क्या है? मॉर्निंग में खिल जाता है एंड नाइट में या सनसेट के बाद क्लोज हो जाता है। Similarly, in some plants the leaves open during the day and close during the night. किसी किसी में leaves day में open होती है, night में close हो जाती है। The sunflower always faces the sun. Sunflower का तो नाम ही है sun से, तो वो किसको फेस करता है? सन को हमेशा। इन द मॉर्निंग इट फेसेस द ईस्ट, इन द इवनिंग इट टर्न्स टूवर्ड्स द वेस्ट। अब ये क्यों? बिकॉज ईस्ट से सन हमारा राइज होता है एंड वेस्ट में जाके हमारा सन सेट होता है, तो इसीलिए वो प्लांट भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। आगे देखते हैं। एनिमल्स ऑल्सो शो वेरिएशन इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल टू देम। Most of the animals are active during the day when there is light. Some animals like rat, cockroaches and owls are active during night. तो कुछ animals night में भी हैं, but mostly हमारे सारे animals day वाले होते हैं। night वाले कौन कौन से हैं? rat, cockroaches और owls। ठीक है, next topic देखते हैं हमारा temperature. The temperature at a place is indicative of the degree of hotness or coldness of that प्लेस। तो टेम्परेचर क्या दिखाता है हमें? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि ये प्लेस का, हम बोलते हैं ना इस प्लेस का इतना टेम्परेचर है, वो हमें कैसे पता चलता है? कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा गर्मी, जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा ठंडी, राइट। तो वो हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब कितनी गर्मी है कितनी ठंडी है वो हमें बताता है। It can be measured by a device called the thermometer. And thermometer से हम temperature measure करते हैं। आप सबने कभी ना कभी यूज किया होगा जब थोड़ा बहुत बुखार हुआ होगा, right? The degree of hotness varies from place to place.
हॉटनेस की डिग्री क्या है, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, राइट। जैसे दिल्ली में आजकल बहुत गर्मी है, किसी और प्लेस में नहीं होगी उतनी, राइट। तो ये जो हॉटनेस की डिग्री है वो भी वेरी करती है। Temperature affects activities of living organisms. It is an important factor that determines the distribution of plants and animals on earth. तो टेम्परेचर भी डिटरमिन करता है कि कहाँ पे कौन से प्लांट्स, कहाँ पे कौन से एनिमल्स होंगे। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन टॉलरेंस रेंज फॉर टेम्परेचर। इसका मतलब है हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना टॉलरेंस रेंज है। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत गर्मी में रह सकता है, कोई बिल्कुल नहीं रह सकता, कोई बहुत ठंडी में रह सकता है, कोई बिल्कुल नहीं। जैसे कैमल है, वो डेजर्ट में होता है, बहुत गर्मी में रह सकते हैं। अगर आप वहीं पर ही पोलार बियर को भेज दोगे, वो बेचारा तो मर ही जाएगा, क्योंकि पोलार बियर को क्या चाहिए, एक्सट्रीम ठंडी चाहिए। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना टॉलरेंस रेंज है। उस किसी को कोई टेम्परेचर चाहिए, किसी को कोई। तो आगे वही पढ़ते हैं हम। Most plants and animals grow in warm places, but some need a cold climate. Cows can tolerate the hot weather better than buffaloes. Cow क्या है, ज्यादा अच्छे से hot weather ले सकते हैं buffalo से। We often see buffaloes cooling themselves in ponds during summer. देखो summer में सारे buffalo क्या है, पानी के अंदर चले जाते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, but cow को जरूरत नहीं पड़ती। This is because buffaloes are black in color and do not have efficient sweat glands. Hence, they feel the heat more and need to cool themselves by remaining in water. अब buffaloes क्या है, डार्क ब्लैक होते हैं कलर में, इन्हें हीट थोड़ी और ज्यादा लगती है एंड इनके पास स्वेट ग्लैंड्स भी उतने अच्छे नहीं है, प्रेजेंट नहीं होते हैं जो इनको कूल रहने में हेल्प करे। इसीलिए ये पानी के अंदर चले जाते हैं ताकि इन्हें वो ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो, गर्मी थोड़ी कम लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड कैमल्स कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैमल्स डेजर्ट में रहते हैं, एक्सट्रीम हीट में। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स, इनके पास भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, फिर भी वो टॉलरेट कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, एंड इसी की वजह से वो वाटर का लॉस नहीं होता है इनके बॉडी से। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, ये बहुत दिनों तक क्या है, पानी के बिना रह सकते हैं। पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन्स, ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। टाइगर्स एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन वार्म रीजन्स, ये इन लोगों को वार्म रीजन्स चाहिए। ठीक है, तो ये सब आई होप आपको समझ आ गया। पोलर बेयर को ठंडी, पेंगुइन्स को भी कोल्ड रीजन्स, टाइगर और एलिफेंट को वार्म रीजन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सॉइल पर। सॉइल इज अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ आवर एनवायरमेंट। Most of the plants cannot grow without soil. ज्यादा से ज्यादा plants soil के बिना नहीं grow हो सकते, soil चाहिए plants को। Soil provides water and minerals, very important to the plants, which are important for their growth. It also provides a home to organisms that live in soil. बहुत organisms soil में ही रहते हैं, जैसे कि rabbit हो गया आपका, और भी organisms है, rat वगैरह, ये सबको soil चाहिए। तो सॉइल ना ही सिर्फ प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए तो होम भी है। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह भी सॉइल में ही रहते हैं, तो इन सब के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरैक्शन इन द एनवायरमेंट। Plants and animals are interdependent in their food relationships. There are animals that feed on plants. Many of such animals are eaten by other animals, which in turn are eaten by some other animals. There is thus a food chain in nature. For example, वही चीज बोलिए जो मैंने आपको बोला कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे, फिर उन एनिमल्स को एक और प्लांट खाएगा, फिर उन एनिमल्स को एक और प्लांट खाएगा। तो ये जो चेन है, इसी पूरी चेन को हम क्या कहते हैं, एक फूड चेन कहते हैं। जैसे कि ग्रास को क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर, बिकॉज खुद उगी है, खुद ने प्रोड्यूस किया है, राइट। अब डियर ने इसको कंज्यूम किया, डियर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, जो किस पे फीड हुआ, ग्रास पे। एंड इस डियर को किसने कंज्यूम किया, लायन ने, जो कि क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। लायन ने, अभी हमने ऊपर जो यही सेम चीज सीखी थी कि लायन ने अल्टीमेटली ग्रास को ही खाया है, बिकॉज डियर के अंदर तो ग्रास थी ना। तो ये हमने ऊपर सीखा था कि इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, बट यहाँ हम फूड चेन सीख रहे हैं कि डियर ने ग्रास को, लायन ने डियर को। तो ये जो चेन चली कि ग्रास टू डियर, डियर टू लायन, इस चेन को हम बोलते हैं एक फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन। आपको एटलीस्ट एक दो चेन याद होनी चाहिए एज एग्जाम्पल।
अगर एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, तो एटलीस्ट 1-2 चेन्स माइंड में रखना. It is an example of a terrestrial food chain. When such a chain exists between aquatic plants and animals, it makes up an aquatic food chain. ऐसे ही aquatic भी हो सकती है, तो terrestrial थी, मतलब land वाले सारी चीजें यूज की थी, right? अब next activity देखो. For each of the 3 cases, to make a use the words given in the box to make a food chain. Also identify the nature कि terrestrial है या aquatic है of each of these food chain. अब इधर देखो, पहले वाले में आउल, ग्रास, ग्रास हॉपर, रैट, स्नेक, ये सब चीजें हैं, तो कौन सी चेन है ये? टेरेस्ट्रियल. डॉल्फिन, स्नेल, टूना, प्लैंकटन, ये सब है, तो ये सब तो आप ही देख के मुझे बता दो कि मैम ये कौन सी चेन है? एक्वेटिक. अब इनको क्या करना है? रीअरेंज करना है. ये अगेन आपका होमवर्क रहेगा. जब एक्सरसाइज वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसमें मैं इसको डाल दूंगी, बट पहले खुद से ट्राई करो. थोड़े 1-2 दिन में एक्सरसाइज वीडियो आ जाएगी, फिर उससे आप अपने आंसर्स चेक कर लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द मिनरल साइकिल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक components of our environment. The abiotic substances supply nutrients to the producers. The producers prepare food for the consumers. Both producers and consumers after their death are broken down into simpler substances by decomposers. यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर में. क्या पढ़ा है हमने? एबायोटिक न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्रोड्यूसर को. प्रोड्यूसर कौन है हमारे? प्रोड्यूसर है हमारे प्लांट्स. एबायोटिक हो गया, जैसे कि मैं अभी ले लेती हूँ सन. सनलाइट की एनर्जी ली थी प्लांट्स ने, किसको बनाने के लिए? फूड को बनाने के लिए. वही हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रिपेयर फूड. किसके लिए ये फूड बनाते हैं? कंज्यूमर्स के लिए. बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स क्या है? जब डेथ हो जाती है इन लोगों की, तो ये ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. किसकी वजह से? डिकम्पोजर्स की वजह से. तो ये पूरा तो अभी तक हमने पढ़ ही लिया. आगे बढ़ते हैं. द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू सॉइल, एयर एंड वाटर. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि न्यूट्रिएंट्स कैसे रिटर्न होते हैं. हमने रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स पढ़ा था, वही चीज है ये. These nutrients are again used by the producers. The whole cycle is thus repeated continuously. This cycling of materials through biotic and abiotic components is called the mineral cycle. इसी को mineral cycle कहते हैं. क्यों? अभी मैंने ऊपर सिखाया था आपको, जब decomposer ने इन्हें break down किया तो इनके जो मिनरल थे वो वापस सॉइल में चले गए. अब अगेन प्लांट्स उन मिनरल्स को यूज कर लेंगे. तो ये जो साइकिल है जो रिपीट हो रही है, यही क्या है? हमारी मिनरल साइकिल है. इधर से भी समझ लो. मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि एक पेज पे दिख जाए. तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? ग्रीन प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने क्या किया? या सॉइल से पढ़ लो आप. सॉइल को यूज किया किसने? ग्रीन प्लांट्स ने. फिर उसको कंज्यूम किसने किया? एनिमल्स ने. फिर उससे क्या हुआ? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. उससे क्या हुआ? डिकम्पोजर्स हो गए. उस डिकम्पोजर्स की वजह से अगेन मिनरल्स में ट्रांसफॉर्म किया एंड अगेन क्या हो गया? सॉइल. या तो एक और चीज हो सकती है कि एनिमल्स ने कंज्यूम किया, फिर एनिमल ड्रॉपिंग्स हुआ एंड देन वो डिकम्पोजर्स. बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ने सॉइल में से मिनरल्स को यूज करके क्या बनाया? फूड बनाया. फिर उस फूड को किसने खाया? एनिमल्स ने खाया, लेट्स से. फिर उन एनिमल्स की डेथ हो गई. फिर वो एनिमल्स को डिकम्पोज किया. डिकम्पोज करने के बाद ये एनिमल्स से मिनरल्स क्या है? वापस सॉइल में मिक्स हो गया. तो ये मिनरल्स और सॉइल और ये मिनरल्स और सॉइल क्या सेम नहीं आ गया? मतलब हम रिटर्न कर गए ना पूरे प्रोसेस पे. इसी को कहते हैं हम मिनरल साइकिल, कि हम वापस बैक आ गए उस पर. ठीक है, अब वापस क्या करेंगे? प्लांट्स अगेन सॉइल में से मिनरल लेंगे, वापस ये पूरा प्रोसेस चलेगा. यही बात यहाँ पर हो रही है. आई होप सबको समझ आ गया मिनरल साइकिल. During the process of respiration, both plants and animals take in oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide back in the atmosphere. Carbon dioxide also gets added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol takes place. क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन के टाइम पे दोनों ही प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड तब भी आ जाती है जब हम बर्न करते हैं कुछ, जैसे कि वुड को बर्न किया, कोल, पेट्रोल, इन सब को बर्न किया, तो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा. दिस इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. द प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अप ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। बट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एंड ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं, राइट। सो उल्टा कर दिया, thus a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide। बेसिकली रेस्पिरेशन के टाइम पे दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन को लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे। बट फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को देते हैं। ये इधर कर दो, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर उल्टा हो गया ना, इसीलिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होता है, मतलब उतने का उतना रहता है, बिकॉज एक जगह से ले रहे हो दूसरी जगह से दे रहे हो, तो वो बैलेंस बन रखा है। इस फ्लो चार्ट से भी आप समझ सकते हो, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, बट कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले लिया, फोटोसिंथेसिस ने ले लिया एंड ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। तो घूम गया ना साइकिल, रेस्पिरेशन के लिए लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस ने ले लिया एंड अगेन ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। तो ये क्या है, राउंड राउंड हो गया। बट बर्निंग और कंबशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है, ये भी एक चीज है, तो ये आपको याद रखना है। We thus realize that in our environment, its living and non-living components keep on interacting with one another. This makes our environment a dynamic system. Dynamic मतलब थोड़ा न्यू, चेंज, अडेप्टिव सिस्टम। अडेप्टिव यहाँ पर आप वर्ड लिख सकते हो अडेप्टिव, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग जब इंटरैक्ट करेंगे तभी आप एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सकते हो, ठीक है। अब कीवर्ड्स देखते हैं। बेसिकली मैंने आपको सब चीजें समझा दी हैं, तो जब मैं रीड करूंगी आपको समझ आनी चाहिए। स्टिल देयर इज अ डाउट, यू कैन आस्क मी। बायोडिग्रेडेबल क्या है, सब्सटेंसेज दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर्स क्या है, एनिमल्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। डिकम्पोजर्स कौन है, ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड चेन क्या होती है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स interrelated sequentially via their food. One organism gets eaten by another, which in turn gets eaten by yet another. Microorganism कौन होते हैं, living organism too small to be seen by human eye by itself. Non biodegradable क्या है, substances that cannot be broken down into simpler substances by microorganisms. Omnivores कौन है, animals that feed on both producers as well as consumers. प्रोड्यूसर्स कौन है, ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज। स्केवेंजर्स कौन है, अ बर्ड और एनिमल दैट फीड्स ऑन डेड एनिमल्स। वर्मी कॉम्पोस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस सूटेबल वर्म्स लाइक द रेड वर्म्स एंड अदर अर्थवर्म्स। ये डेफिनेशंस को याद कर लेना, ये कीवर्ड्स क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये डेफिनेशन है हर एक चीज की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा डिकम्पोजर्स को डिफाइन करो, ये लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे, राइट। एक एक लाइन की डेफिनेशंस है, तो इनको प्लीज पढ़ लेना। स्पेशली वर्मी कॉम्पोस्टिंग हो गया, डिकम्पोजर हो गया, स्केवेंजर हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंपॉर्टेंट तो सब है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ एंड देन आवर चैप्टर इज डन। यू मस्ट नो क्या क्या पढ़ा है बेसिकली हमने इस चैप्टर में। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक लिविंग कॉम्पोनेंट्स एंड एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स फीड ओनली ऑन प्लांट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स. Animals which feed on both producers as well as consumers are omnivores. Very important. Decomposers break down dead and decaying plants and animals into minerals. These go into the soil and are used again by plants. This process is called recycling of minerals. अगर क्वेश्चन आया what is recycling of mineral, बस ये वाला पॉइंट लिख के आ जाना, you will get the marks. ठीक है, अगर 1-2 मार्क का है, अगर 5-6 मार्क का आया तो आपको पूरा प्रोसेस समझाना है, बट 1-2 मार्क्स के लिए ये है आपकी डेफिनेशन की रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स क्या होता है. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगेन वर्मी कॉम्पोस्टिंग की डेफिनेशन. वर्मी कॉम्पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्पोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स एंड अदर वेरियस वर्म्स.
फूड चेन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, द सीक्वेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ईटिंग द अदर एंड देन गेटिंग ईटन बाय अनदर एंड सो ऑन मेक्स अप अ फूड चेन। मिनरल साइकिल की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, द साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द मिनरल साइकिल। Last, the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere is maintained through the process of respiration, burning and photosynthesis। ये last topic हमने पढ़ा, balance किससे maintain हो रहा है, respiration, burning और photosynthesis से। अब इसके बाद ये सारी exercises हैं आपकी, इसकी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी, otherwise this video will be too large। ये सारी exercises, question answer, fill up, everything, ये सब टुगेदर विद जो हमने एक्टिविटीज में क्वेश्चंस मैंने अभी स्किप करे हैं उनके आंसर्स भी मैं एक्सरसाइज वीडियो के साथ ले आऊंगी, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना। ये वीडियो में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अराउंड 1 आवर की हो गई है, बट स्टिल मुझे ये जरूर है कि आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको बैठ के डेफिनेशंस को याद करना है, चीजों को रिमेंबर करना है, बिकॉज समझना इंपॉर्टेंट है बट साथ में याद भी करना है, ठीक है। एंड जब एक्सरसाइज आएंगी तो उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं तक, टिल देन टेक केयर, बाय टू ऑल।